ये पुलिस का पोस्टिंग है हर एक स्पॉट पे ज़्यादा होती है। जैसे आप समझ के चलो, आप कभी भी देखोगे, आप रोड से जाओगे तो पुलिस कहीं ना कहीं दिखेगी ही आपको। बस स्टैंड पे रहो, क्योंकि बस स्टैंड पे चोरी ज़्यादा होती है, तो बस स्टैंड पे चोरी वाले को मतलब चोरी से बचने के लिए पुलिस को वहाँ खड़ा कर दिए हैं। हर एक जगह पे रात डे एंड नाइट ड्यूटी करना पड़ता है पुलिस को। तो कभी होता ऐसा है कि स्टाफ बढ़ाना पड़ रहा है उनको, क्योंकि अगर समझ के चलो ऐसा प्रॉब्लम आया कि आज दिन भर किसी ने शिफ्ट ले ली और उसने दिन भर काम की, दिन भर कुछ नहीं हुआ, और रात में ऐसा पता चला कि रात में कुछ यहाँ पे कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्राइम हो गया है, आग लग गई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो ऐसे केस में पुलिस की पोस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सा एक्सपेंडिचर कर रही है, जिसके अंदर पुलिस का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाएगी, मतलब वहाँ पे भर्ती ज़्यादा निकालेगी। मतलब भर्ती मतलब जो अभी हर साल भर्ती होती है ना, जैसे तो मिलिट्री में मिलिट्री के लिए जैसे आप बैंकिंग की एग्ज़ाम देते हो तो उसकी भी एग्ज़ाम निकलती है। तो उस टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री जो है वो बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा कर रही है। ठीक है, अब ये हो गया आपका इंटरनल सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब 5th-6th पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इट मीन्स इंसानों पे खर्चा। जैसे एजुकेशन, ये किस पे खर्चा हो रहा है? स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट भी एक इंसान है। ठीक है, उसके बाद में आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस, ऐसे पॉइंट है। इसके अंदर ऐसा है कि आईटी एंड टेलीकॉम को बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए रेडी है गवर्नमेंट। जैसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक प्रायोरिटी है, साथ साथ में आईटी जो टेलीकॉम भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर समझ आज के डेट में मोबाइल फ़ोन हर एक की नीड बन चुका है। ठीक है, हम अगर चाहे भी तो मोबाइल को हम ऐसा नहीं बोल सकते हम एजुकेशन में यूज़ ही ना करेंगे, यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे वो एक नीड है आज के डेट में। जैसे अन्न वस्त्र निवारा एक जो था, एक पहले का एक मन था कि अन्न वस्त्र निवारा, अब ये मोबाइल भी है, साथ साथ देखा जाए तो ऐसे ही देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन के लिए इंटरनेट लगता है, तो यहाँ पे अगर बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहिए या कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भविष्य में डिजिटल रूम भी लाना चाहती है, तो उसमें भी खर्चा करना चाहती है। तो डिजिटल रूम मतलब जैसे समझ के चलो ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड रहेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सा खर्चा करना चाहती है। तो अब रही बात आईटी की। आईटी ऐसा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने हर एक चीज़ में यूज़ होता है। अब समझ के चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ है बताता हूँ। आप आज बुक्स है, आज भविष्य में ऐसा हो कि वो गवर्नमेंट बैन कर दे बुक्स, क्योंकि बुक्स जितनी बन रही है उतने ही पेड़ कट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी चाहती है भविष्य में क्या बुक्स का यूज़ कम हो, और डिजिटल मोड में वो लोग डिजिटल जो आईटी का यूज़ करके वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ बनाए कि वो हरदम मतलब बुक्स का यूज़ कम हो जाए। तो वो लोग आज अभी आ गया होगा, जैसे पेन जो डिजिटल पेन और वो जो नोट पैड होते हैं ना बड़े, उसमें आप अगर मेरे सिस्टर के पास है वो मुझे तो नहीं आता, वो सिस्टर मेरी नोट करके पूरा वो सेव उसके अंदर ही करती है। जैसे कभी समझ के चलो बुक जल जाए, एक ऐसा बुक्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं, और वो जो है वो डेटा का अगर बैकअप हमारे पास रहा तो वो परमानेंट हमारे पास रहेंगे। तो वो भी एक चीज़ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है क्या भविष्य में नोट पैड हर एक स्टूडेंट के पास रहे, गवर्नमेंट फ्री दे एजुकेशन में। तो ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा करना चाहती है। ठीक है, जिससे ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्ट्रांग होगा। ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होगा तो इंडिया की ग्रोथ होगी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे एनर्जी एंड डिजिटल इकोनॉमी। ओके, ये तो पॉइंट हो गया है कवर्ड, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब आएंगे हम लोग अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम सबसे बड़ा एग्जांपल देखेंगे हमारे पास का ही है। कोई बता सकता है? कारंजा में ही है। आपने कहा ना कि कारंजा एक कंट्री है, तो कारंजा कंट्री में एक और चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री लगाने के लिए
एक एरिया अलॉट किया है। हाँ, MIDC, MID बराबर। तो MIDC की जगह आप क्या बोलेंगे? हमारा कारंजा आपने कंट्री बोला ना, हाँ, तो आप क्या बोलोगे? MIDC का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो महाराष्ट्र MIDC, तो आप क्या बोलोगे फिर? क्या? KIDC, ठीक है। तो कैसा है, आप कुछ भी वर्ड यूज़ करो, मैं जस्ट फन के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो MIDC, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब बजट बनाई तो वो एक बजट जो है वो हमारे छोटे से MIDC को भी देख के बनाई है, ठीक है। क्या एक किसी, जैसे हमारे यहाँ के MLAs है, हमारे यहाँ के MP है, जैसे हमारे के MLA जो है वो सुमित जी वानखड़े है, उसके बाद में हमारे जो MP है वो अमरजी काले है। तो ये अपने प्रपोजल जो है अपने अपने हिसाब से स्टेट लेवल में, हमारे जो सुमित जी वानखड़े हैं सर, वो हमारा जो हमारे से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उसका जो एक समरी बना के, कुछ एक प्लान बना के वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देंगे। जैसे वैसे ही हमारे जो MP है उसका यहाँ का कुछ डेवलपमेंट मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डेवलपमेंट कैसा हो, उसका एक प्लान बना के वो अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है, इस तरह से ही हमारे MIDC के लिए भी ये प्लान हुआ था आज से कुछ साल पहले, समझ के चलो। ये MIDC लगभग समझ के चलो अभी 10-15 साल के आसपास से MIDC आ गई है। उसके प्लान, ये इसका जो प्लान है ये उसके कितने भी साल पहले बना होगा कि कारंजा में एक MIDC हो, ठीक है। आज के डेट में एक MIDC है, ठीक है। तो MIDC में अब इंडस्ट्रीज आए, MIDC में यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। इंसेंटिव मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, रिलायंस को बोलेगी, मुकेश जी अंबानी को बोलेंगी, उनको बोलेंगी सर आप, टाटा को बोलेंगी, रतन टाटा तो हम नहीं रहे, तो उनकी जो भी फर्म है, उनकी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको बोलेगी कि आप कारंजा में आप एक यूनिट लगाओ, हम आपको गवर्नमेंट की साइड से कुछ बेनिफिट्स देंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंसेंटिव देगा। तो वो क्या करेंगे, उस बेस पे हमारे कारंजा में वो यूनिट डालेंगे। यूनिट डालने के बाद में समझ के चलो, अब कारंजा में एक यूनिट आ गया, लगभग ये खर्चा कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझ के चलो कारंजा में MIDC आ गई, और इमेजिन करो कि एक रिलायंस ने अपना एक प्लांट लगा दिया है, कोई XYZ MIDC, जैसे MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में कोई बहुत बड़ा एक रिलायंस ने अपना एक यूनिट खड़ा कर दिया, ठीक है, जिसमें जैसे वो कुछ XYZ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि वहाँ उसके वजह से हमारा कारंजा का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जिसने MBA किया है या जिसने कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिग्री किया है, या कोई XYZ जिसका एजुकेशन स्ट्रांग हो, ऐसे लोगों को वो वहाँ पे हायर करेंगे। और वहाँ पे हायर करने के बाद में उनको नौकरी मिलेगी, हायर करने के बाद में कुछ जैसे उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, यहाँ का जो कारंजा कारंजा डेवलप होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव भी देता है। ऐसा नहीं कि आप इंडस्ट्री में खर्चा कर रहे हैं तो वो MIDC भी खर्चा करेगा, डेवलपमेंट भी खर्चा करेगा। होता ऐसा है कि गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्रोवाइड करता है कि बड़े बड़े जो कंपनीज होती है उनको 100% सब्सिडी देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि आप सर, आप बिजनेसमैन हो, आप कारंजा में हम आपको सब चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल कर देते हैं, यहाँ पे आपको पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिर्फ कारंजा आओ, हम आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। कारंजा आने के बाद में वो आप आपका प्लांट लगाओ, हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हम आपको हर साल आपको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगी। जैसे बेनिफिट के इन द सेंस आपको कुछ सब्सिडी, आपने जितना खर्चा किया है ना, आपने समझ के चलो यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए 100 करोड़ खर्चा किए, हम आपको 100 करोड़ देंगे, 10 साल में हम आपको 100 करोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। आप कोई भी हालत में यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाओ। उससे क्या होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 100 करोड़ देगी, पर उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 करोड़ कमा लेगी। समझे? 1000 करोड़ कमा लेगी मतलब कैसा, अगर वो कोई चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के बाद में वो चीज़ वहाँ बाहर कहीं एक्सपोर्ट होगा,
एक्सपोर्ट होने के बाद में इंडिया का जीडीपी में ग्रोथ होगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, टैक्स कलेक्शन होगा। तो इस वजह से जैसे इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा खर्चा करना चाहती है, बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ाना चाहती है। आज तो ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये जो MIDC है खाली है, कुछ 10-12 प्लांट है, पर आप अगर आज के बाद में 10 साल के बाद देखोगे इसे ही, आपको यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना सारा जनरेट हो चुका है, समझे। तो इंडस्ट्री में इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करना चाहती है। और गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट एक और चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सा खर्चा लगता है। वो खर्चा काहे में करेंगी, वो रोड बनाने में नहीं करेंगी, सिर्फ रोड वहाँ के जो MIDC की रोड है या प्लांट के लिए एम्यूनिटी प्रोवाइड उतने में नहीं करेंगी, उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगी, उसको पानी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे डैम है तो डैम, अब देखो उसका इम्पैक्ट देखो, इंडस्ट्री का डैम, इंडस्ट्री अगर बढ़ाना है तो इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए उनको कितना सारा खर्चा करना पड़ेगा। उनको सबसे पहले इंडस्ट्री अगर कोई लाना है तो सबसे पहले डैम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ खैरी डैम है, हाँ, उनको पानी का, अगर इंडस्ट्री कोई लग रही है तो पानी ऑब्वियसली लगना ही है, तो सबसे पहले पानी पे उनको खर्चा करना है आया। तो ऐसे हर एक अलग अलग सोर्स से वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए वो लोग अपने साइड से खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसे ही हम लोग करेंगे, उसे ही हम लोग कहते हैं अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में सोशल वेलफेयर एंड वुमन चाइल्ड वेलफेयर, पेंशन स्कीम्स, रिसर्च इंक्लूडिंग इसरो एंड इनोवेशन, मतलब सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च। तो इसके अंदर होता है ऐसा है वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है, होता वुमन एम्पावरमेंट, वुमन के लिए जैसे समझ के चलो, यहाँ पे दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमन एम्पावरमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेंस हैं उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जिससे जैसे आप लाड़की बहन योजना, ये भी एक आप एक खर्चा देखा है बजट का जो खर्चा है, एक वुमन में भी आप वुमन यहाँ पे जो वर्ड हुआ है सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च, वुमन पे जो खर्चा किया है वो है लाड़की बहन। उसके बाद में लाड़की बहन हो गया, उसके बाद में किसी का अगर बर्थ होता है कोई लड़की का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें 5,000 10,000 कुछ तो भी एक अमाउंट देती है, समझे, वो भी एक बजट का ही एक पार्ट है। उसके बाद में चाइल्ड वेलफेयर हम लोग, आप अगर समझ के चलोगे चाइल्ड वेलफेयर क्या होता है, तो चाइल्ड वेलफेयर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब बेबी होता है तो बेबी के लिए जो इंजेक्शन्स वगैरह वो तो हेल्थ केयर में जाता है, पर इसमें भी मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो इसमें भी आ सकता है, ये भी पॉइंट में आ सकता है, जिसके अंदर हम लोग जैसे बेबीज़ को कुछ इंजेक्शन्स लगते हैं, बेबी कोई बड़ा होता है तो मतलब जो 3 महीने के 4 महीने के 1 साल तक कुछ जो उन्हें वैक्सीनेशन करना पड़ता है उसके ऊपर खर्चा। और जैसे आंगनवाड़ी में खर्चा कर रहे हैं, आंगनवाड़ी आपने देखा है हर एक गाँव में छोटी छोटी आंगनवाड़ी है, वो एक चाइल्ड वेलफेयर का ही एक पार्ट है देखा जाए तो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। साथ ही साथ पेंशन स्कीम मतलब समझ के चलो, अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसके पेंशन स्कीम में उनको पेंशन, अगर वो इन्होंने गवर्नमेंट के लिए इतना सारा साल उन्होंने गवर्नमेंट के स्पेंड किया, उनके लाइफ का 60 ईयर मतलब समझ के चलो 24 साल में उन्होंने नौकरी पे लगाए होंगे या 30 साल में नौकरी, मिनिमम आप 30 साल ही पकड़ो, 30 साल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर दे रहा है, समर्पित कर रहा है कोई अपना जो जीवन है 30 साल के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेगी कि 30 साल के बाद में आप तो बिजनेसमैन नहीं हो कि आपको मतलब नौकरी खत्म होने के बाद में आपको पैसा मिलेगा। तो डिज़ाइन करती है मतलब फंड एक डिज़ाइन करती है कि उनके लिए भी, उनकी अगर समझ के चलो उनकी नौकरी खत्म हो गई या रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड होने के बाद में वो लोग अपने से मतलब इंडिया उनको कुछ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कुछ पार्ट में थोड़ा थोड़ा पैसा देगी एज अ पेंशन के स्वरूप में। तो एक पेंशन वेलफेयर जो है, वहाँ एक वर्ड जो यूज़ हुआ है वो पेंशन वेलफेयर, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च इट मीन्स इसरो एक है क्या, वो एक जैसे इसरो का भी अपना एक डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च हम लोग यूज़ करेंगे कि मतलब ये वर्ड, ये एग्जांपल हम लोग लेंगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए कि जैसे कोविड आया था तो कोविड के लिए रिसर्च किए, एक वैक्सीन बनाए, तो वैक्सीन के लिए खर्चा आया, बराबर। ऐसी ही बहुत सी कोई जो समझ के चलो बीमारियां हैं जिसको
ओवरकम करने के लिए जो गवर्नमेंट अपना खर्चा कर रही है कि कोई वैक्सीन बनाए जिससे उस जो भी डिसीज़ है उसका कुछ सोल्यूशन निकल पाए। ऐसे कोई कोई चीज़ों पे जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा करी है। रिसर्च में सिर्फ मेडिसिन और इसरो वगैरह का आइटम नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे समझ के चलो आप कार, पहले था इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहले था डीजल व्हीकल, फ्यूल व्हीकल अभी भी है, पर अभी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गए, जिससे हमारा पोल्यूशन कम हो रहा है। ठीक है, पोल्यूशन कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये साइंटिफिक रिसर्च का एक हेल्प लेता है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, तहसील, ये भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही है देखा जाए तो। जो महसूल विभाग है उसके अंदर अलग अलग, यहाँ पे समझ के चलो कुछ यहाँ पे कहीं अगर समझ के चलो रेती खनन हो, मतलब कोई स्टोन क्रशर, यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे आप देखते हो गिट्टी है, तो गिट्टी तो आप आपके घर का अगर आप बोलेंगे कि आप अगर डायरेक्टली खोदेंगे, आपके पास खेत है, आप डायरेक्टली हम बोलेंगे हम लोग ही गिट्टी सप्लाई करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी वहाँ पे गिट्टी बनती है तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करना पड़ता है, पर्टिकुलर परसेंटेज। जितना आपने जो स्टोन का जो भी आपने खनन किया है, खनन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, खनन का एक एक्सकैवेशन किया है ज़मीन का, उतना उनको जितना आपने वहाँ से आउटपुट निकाला है ना, इंडिया जो आपकी जो धरती है, धरती को जो क्या बोलते हैं उसको, धरती को खोद के जो आपने निकाला है, उसमें से उनको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। ठीक है, अब रॉयल्टी पे करना पड़ता है तो ये रॉयल्टी जो है ये गवर्नमेंट का एक टाइप से टैक्स ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है। एक आरटीओ डिपार्टमेंट है, एक जीएसटी डिपार्टमेंट, एक इनकम प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद में ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट है। रेलवे में पर्टिकुलर टाइप के टैक्स होते होंगे। उसके बाद में लग्जरी टैक्स अलग है, और ऐसे सिगारेट है तो सिगारेट पे जो समझ लीजिए उससे बचाने के लिए और भी बहुत टाइप के टैक्स है। उसको मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी जो हम बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगा रहा है और कलेक्ट कर रहा है। तो कलेक्ट करने के लिए जीएसटी का डिपार्टमेंट, आप समझ के चलो इतने सारे गवर्नमेंट फ्रॉड। अब बहुत लोग ऐसे हैं क्या कमा रहे हैं करोड़ों और दिखा रहे हैं 10 लाख। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब हम जैसे फ्रॉड जिसे कहते हैं, कहीं आपने सुना होगा दृश्यम नहीं, रेड मूवी थी, किसने देखा है रेड मूवी? रेड अजय देवगन की, दृश्यम नहीं रेड, किसने देखा है रेड मूवी? हाँ, क्या हुआ था उसके अंदर? नाम सुना नहीं, किसने देखा है मूवी? इनकम टैक्स की रेड गिरती। रियल में देखा है? कहाँ पे? कहाँ? पप्पा ने दिखाया था। कहाँ पे था रेड? अच्छा, ठीक है, आपने पेपर में कहीं देखा होगा कि यहाँ पे रेड गिरी है। ठीक है, तो रेड ऐसा होता है कि रेड जैसे समझ के चलो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रहा है कि हमने 20 लाख रुपए कमाए, हम 20 लाख रुपए कमाए, हम बहुत गरीब है। ठीक है, हम लोग टैक्स पे ही नहीं कर सकते, 20 लाख ही हमारी इनकम है, 20 लाख भी उन्होंने 2-4-5 लाख रुपए पे करती है। ठीक है, अब होता ऐसा है कि एक्चुअल में वो इंसान कमाता है 2-2 करोड़ और दिखा रहा है 20 लाख रुपए। उसके बाद में वही व्यक्ति क्या करता है, बड़ी बड़ी लग्जरी कार लेता है, 60 लाख के कार में घूम रहा है, 50 लाख के कार में घूम रहा है। तो ऐसे केस में होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं से न कहीं से पता चल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी चीज़ें पता करने के लिए वो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो खर्चा आता है, वही खर्चा जो है ये बजट है। बजट में उसके बाद में वो खर्चा करने के बाद में समझिए डेवलपमेंट, वो एक्सपेंडिचर के बाद में पर्टिकुलर आपको कुछ रिसोर्स लगेगा। रिसोर्स मीन जीएसटी ऑफिसर लगेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर लगेंगे। तो ऐसे चीज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई नौकरी जो है वो जनरेट करता है और लोगों को वो मतलब प्रमोट, वहाँ से भी एक जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है उसके केस में, और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली रेट गिरने के बाद में रेवेन्यू भी आता है।
कभी कभी रेट नहीं गिरा तो नोटिस दे देते कि आपकी इनकम तो इसके अंदर 1 करोड़ दिख रही है, पर आपने तो 20 लाख बताया। तो उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी डिपार्टमेंट को अपना स्ट्रांग कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्ट्रांग कर रहा है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हमने पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जीएसटी पे करना है, तो कोई व्यक्ति बोल रहा है जीएसटी हमने पे ही नहीं किया है। या कोई ऐसा व्यक्ति है कि आपसे टैक्स ले रहा है, आपने बुक परचेस किया, आपने बुक परचेस किया, आपने बुक परचेस किया, आपने बैग परचेस की। अब इन्होंने बैग परचेस की, बुक परचेस की, इन्होंने बुक के ऊपर समझ के चलो उनके 1,000 रुपये के बुक है, उसके ऊपर उन्होंने समझ के चलो 50,000 रुपये, सॉरी 1,000 की बुक है, 50 रुपये समझ के चलो उन्होंने XYZ दुकानदार को दे दी है। ठीक है, इन्होंने भी बैग परचेस की। बैग परचेस करने के बाद में इनका टैक्स जो है, जैसे समझ के चलो उनकी बैग हो गई 1,000 की, उन्होंने उसके ऊपर समझ के चलो 5% जीएसटी है, स्कूल बैग है, अंदाज बता रहा हूँ एक, उन्होंने 5% जीएसटी पे कर दिए। और पे करने के बाद में गवर्नमेंट जो जिसको उन्होंने पे किए, वो पे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं करेंगे, वो करेंगे दुकानदार को। वो दुकानदार क्या कर रहा है, ऐसे मल्टीपल लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा है, कर ले रहा है, और कम से कम ऐसे 5 लाख रुपए उसके पास कलेक्ट हो गए, पर वो गवर्नमेंट को पे ही नहीं कर रहा है। इनका ही बहुत सा पैसा है गवर्नमेंट, आपका जैसे 50 रुपये, उनके 50 रुपये, ऐसे करते मल्टीपल लोगों के 5-6 लाख रुपए पे ही नहीं किया। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को भी अपना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग करना है कि ऐसा कोई फ्रॉड अगर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इनको पता चल जाए। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिज़ाइन करती है खुद का बजट बना, वो भी एक इंडिविजुअल अपना बजट बनाती है कि ऐसी चीज़ों को अगर रोकना है तो हमको इतना इतना रिसोर्स लगेगा, इतना इतना एम्प्लॉयमेंट लगेगा, इतना इतना ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर लगेगा, तो सॉफ्टवेयर इतना इतना खर्चा लगेगा। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर पे इतना इतना खर्चा लगने वाला है। तो ये जो बजट है इस चीज़ के लिए भी डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बजट बना है अलग से। ठीक है, उसके बाद में इतने टोटल पॉइंट्स थे, मैंने आपको जो बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे अब आखिरी 1 घंटा हो गया है या होने का है? हो गया है, चलो ठीक है, ये अपना 1 आवर ख़त्म हो गया है। पर एक मैं आपको क्वेश्चन करूँगा कि अब मुझे बताओ कि कारंजा एक कंट्री है। ठीक है, आपने इमेजिन कर लिए कारंजा कैसा है, यहाँ पे रोड, आपने इमेजिन करो कि यहाँ पे एमिनिटीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल देके बताओ कि आप सबसे पहले क्या करोगे। एक एग्जाम्पल दो, क्या करोगे। आपके पास 10 करोड़ है, आप कैसा खर्चा करोगे? सबसे पहले काय में खर्चा करोगे, अंदाज बताओ। ठीक है, हॉस्पिटल में खर्चा करोगे। उसके बाद में आप किस पे करोगे? पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन? पानी की पाइपलाइन। चलो ठीक है, आप मदतला डिफेंस कहाँ के लिए? बॉर्डर। कहाँ पे बॉर्डर क्या है? अपनी कारंजा की बॉर्डर पे खर्चा करोगे। उसके बाद में आप पीछे कशावर खर्चा करशील? क्या? इलेक्ट्रिसिटी। जब से अच्छा पॉइंट बोला यार, अभी तक पॉइंट ही नहीं आया था। चलो उसके बाद में पीछे, और नहीं तुम, हाँ रोड। चलो ठीक है, उसके बाद में आप चलो ठीक है, तीनों भी आप डेवलप कर लेना। उसके बाद में आप एजुकेशन। ठीक है, अभी आप, अरे टीका आपको ही पूछ रहा हूँ। एजुकेशन। आप डैम्स बनाओगे। चलो ठीक है, आप क्या बनाओगे? इलेक्ट। चलो ठीक है, और कोई नया कोई पॉइंट? नहीं, जो छुप रहा है ना, मैं भी छुपता था ऐसी। बताओ सबसे पहले आप काय पे खर्चा करोगे? अलग बताओ सबसे। यार आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप समझ के चलो। अब मैं पॉइंट एक बता रहा। इन्होंने रोड बोला, एक ने रोड बोला, एक ने, आप रोड बनाओगे। ठीक है, आप भी मिनी फाइनेंस मिनिस्टर हो। ठीक है, आप भी मिनी फाइनेंस, जो भी आप व्यक्ति बैठे हैं सब खुद को मिनी फाइनेंस मिनिस्टर समझो। ठीक है, आपने बोला पाइपलाइन। हाँ, कारंजा की पाइपलाइन बहुत अच्छे से स्ट्रांग करेंगे, जिससे हर एक के घर में पानी आए। ठीक है, किसी को पानी लेने के लिए जाना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या बताया था? डिफेंस, मतलब बॉर्डर को स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, कोई हमारे इंडिया पे
या कारंजा पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, हर एक घर में लाइट रहे, ठीक है। मतलब हर एक घर में, हर एक ऐसा घर, मतलब ऐसा कोई घर ना रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके बाद में आप रोड, हाँ, कारंजा के जो रोड है वो इतने पॉश रहे, इतने अच्छे रहे कि उसके ऊपर समझ के चलो कभी कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अब उसके बाद में एजुकेशन, कारंजा का एजुकेशन इतना स्ट्रांग रहे कि हर एक के घर में से कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर, कोई ना कोई सीए, कोई ना कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, और उसके बाद में टीचर, हाँ, सबसे पहले टीचर बने, क्योंकि टीचर ही एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने सबसे, मैंने इतना सारा बोला, उसके अंदर एक पॉइंट बताया नहीं आपने, किसी ने बताया नहीं। साइंटिस्ट अपने को, साइंटिस्ट में भी मुझे कारंजा के अपने को साइंस में भी खर्चा करना है ना, देखा जाए तो। उसके बाद में वेलफेयर, किसी के घर में अगर वुमन एम्पावरमेंट, समझे, ऐसा कोई ये घर ना रहे कि जहाँ पे अगर समझ के चलो कोई लड़की है जिसे स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, उससे घर वाले उसे मना करें, नहीं नहीं नहीं, हमारा कारंजा पिछड़ा है, हमको लड़कियों को स्पोर्ट में नहीं लाना है। ऐसी मानसिकता हमारे मतलब कारंजा की, इंडिया की नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसे, उसके बाद में सोशल वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर मैंने क्या बोला था मैंने, हाँ, समझ के चलो ये सब चीज़ें। अब रही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट रहने को ना, रहने को ना कि नहीं रहने को ना, अगर हमारे को कारंजा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग करना है तो वहाँ की टैक्स की रिकवरी बराबर होने को ना, उसके बाद में हर एक घर से व्यवस्थित हर एक दिन टैक्स जाने को ना, उसके बाद में साथ में जीएसटी व्यवस्थित कलेक्ट होने को ना, इनकम टैक्स कलेक्ट होने को ना। हम बजट तभी बना पाएंगे ना जब हमारा रिकवरी स्ट्रांग है, और खर्चा कब कर पाएंगे जब हमारा रिकवरी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों में सबसे पहले इनकम, मतलब आपको अब मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो बजट है वो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ठीक है। आप सब ने खर्चे की बात की, इनकम की आपने एक भी बात नहीं की। एक सिर्फ आखिरी, अब आपने खर्चे की तो बात कर ली, आप इनकम कैसे जनरेट करोगे? इंडस्ट्री लाओगे, ठीक है। आप समझ के चलो निर्मला सीतारमन है, आप बोलोगे वहाँ पे समझ के चलो वो अंबानी जी है, रिलायंस, तो उनको बोलेंगे कि आप कारंजा आओ, आप समझ के, आप रहते हो उमरी, ठीक है, आप, तुम्हारी फैक्ट्री बड़ी बड़ी वहाँ है, आप हमारे कारंजा आओ, या समझ के वो आरवी रहते, वो बोलेंगे आप कारंजा आओ, हमारे यहाँ कारंजा में आप इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। वैसे ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट आप ओपन करोगे हर एक गांव में, छोटे छोटे गांव में, जैसे ग्राम पंचायत है, यू कैन अज्यूम इट एज अ टैक्स डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे छोटे छोटे ऑफिस करोगे कि लोगों को कारंजा आना नहीं पड़े टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो प्रॉपर वहाँ से ऑनलाइन आईटी को स्ट्रांग करोगे, ऑनलाइन सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे या खुद से ही वो टैक्स घर बैठे पे कर दे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट जो है वो बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है बजट को, और जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है वो उस बजट को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मेरा जो सेमिनार है उसे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स डिडक्शन एज सोर्स, टीडीएस। हाँ, देखो जीएसटी ऐसा है कि मैं बता देता हूँ, जैसे आप सबके लिए, जैसे जीएसटी जो है ना एक इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट कर रही है। कैसे? आपने एग्जांपल दिया कि आपने बुक खरीदा था, एक ने बैग खरीदा था, ठीक है, आपको बिल तो मिला ही नहीं, तो बिल नहीं मिला, इस वजह से कैसा
हुआ कि जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा है पर कम जा रहा है। आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जब भी आप कोई चीज़ ले तो आप बिल ले। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा दुकानदार है उनको जीएसटी का अप्लीकेबिलिटी नहीं रहती है तो वो लोग जीएसटी जनरली बिल नहीं देते, ठीक है। पर मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप आपका खुद का बजट बनाएं। खुद का बजट इट मीन्स हमारे को अगर आपके पापा ने अगर आपको दे दिए हैं दिन के 20 रुपये, ठीक है, तो 20 रुपये मुझे आए हैं, तो 20 रुपये मैं ऐसे इस तरह मतलब किस अच्छे तरीक़ा से मैं उसको खर्चा कर पाऊँ जिससे मेरा खुद का डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ वो मैं फ्यूचर के लिए कुछ कर पाऊँ, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना, मैं को जो इन्वाइस इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ कि आप खुद का एक ऐसा बजट बनाओ। मेरा तो ऐसा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि खुद आपका जो बुक है, आप खुद के बुक में जितना आपका इनकम इट मीन्स पेरेंट ने दिए वाले पैसे और आपका खर्चा, ये आप नोट करो। ये आपकी अगर आदत रहेगी ना, या आप कंटिन्यू मतलब लाइफ टाइम आदत रहेगी। मुझे भी आदत नहीं थी, मैं ये आदत अभी सीखा। इवन सीए बनने के बाद में खुद के मैं लोगों के अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ पर खुद का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस, समझे। तो इस तरह से खुद का आप आज से अगर आपने आपकी आदत डलाया तो आप गलत चीज़ में एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। मतलब कोई गलत चीज़ में एक्सपेंड करता है, जैसे समझ के चलो आज आप कॉलेज लाइफ में चले गए, आप गलत मतलब मेरा तो ऐसा बोलना है, आप जब आपका जो बुक देखोगे, जैसे समझ के चलो आपने बुक्स में खर्चा आप नोट कर रहे हो रेगुलरली, मेरा आज खर्चा मुझे घर से 100 रुपये मिले, 100 रुपये मिलने के बाद में मैंने 10 रुपये जो है गुपचुप खाए, 20 रुपये के मैंने एजुकेशन का कुछ बुक्स था वो मैंने 20 रुपये का वो लिया, 30 रुपये में मैंने बुक पेन पेंसिल नहीं थी मेरे पास वो ली, और मैंने 50 रुपये बाकी के जो रिमेनिंग पैसे थे वो मैंने सेव कर दिए। फिर दूसरे दिन और मुझे 100 रुपये मिले, ऐसा समझे। तो आपको आदत लगेगी। फिर अगर आप भविष्य में बड़े हो गए और बड़े होने के बाद में आपने फिजूल खर्चा करना स्टार्ट कर दिया और आपका बुक्स आप रेगुलर कर रहे हो, जैसे आपने 100 रुपये लिए, जैसे पेरेंट ने 100 रुपये दिए, या आप बड़े हो गए आपको सैलरी 50,000 रुपये मिली, आप 10,000 रुपये आपके कोई एक्स्ट्रा जेड खर्चे में 10,000 रुपये इसमें, और होटलिंग में आप 20,000 रुपये महीने के खर्चा कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो, तो आपको इंडिकेशन मिलेंगी कि आप गलत चीज़ पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जो बजट या जो भी आपका जो अकाउंट्स है उसको खुद का बनाना रेगुलर आपका एक मेंटेन रहना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से आपको आदत लगेगी और आप आगे के लिए भविष्य के लिए आप सही चीज़ों में खर्चा कर पाओगे, ठीक है। और जीएसटी मैम ने बता दिया, जो मैंने बोला दिया इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो मैम ने एक और वर्ड बोला था टीडीएस ऐसा है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करके रहता है। जनरली कोई सैलरीड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सैलरी खुद को पे करना है, पर वो लोग क्या करती है उनको सैलरी में अगर समझ के चलो 50 रुपये देना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके 5,000 रुपये काट देती है और वो उनके बिहाफ पे 5,000 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देती है, ठीक है। और जब भी वो फाइनली वो साल ख़त्म होने के बाद जब भी वो अपना हिसाब मिलाएंगे, अगर समझ के चलो उनको समझ में आ रहा है कि मेरा पैसा ज़्यादा पेड हुआ है इनकम टैक्स को, तो वो जब रिटर्न फाइल करेंगे तो वो इनकम टैक्स 5,000 रुपये रिफंड ले लेगा, पर उनको हिसाब गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमने इतना पैसा कमाया है जो विद इन टैक्स लिमिट है। तो ये जो इनकम टैक्स टीडीएस जो रहता है ना, तो इनकम टैक्सचाच प्रकार आहे ऐसा। नाही टीडीएस सर्व्हिसचे रिलेटेड नाही। टीडीएस अगर बिझनेसमॅन भी आहे तर त्याला भी टीडीएस, अगर कोणी जसं कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरचं भी गव्हर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करतो जेव्हा त्याला पेमेंट करतो। तो इन्कम टॅक्सचा प्रकार आहे, ॲडव्हान्समध्येच तुमच्याकडून इन्कम टॅक्स कलेक्ट करून गव्हर्नमेंटला सबमिट होऊन जाते। जर तुमची इन्कम विदिन लिमिट आहे तर गव्हर्नमेंट काय करणार, तुम्हाला ते पैसे रिटर्न करून टाकणार। जर तुमची इन्कम जास्त आहे तर जे पेड केलेले पैसे आहे त्यातून टॅक्स डिडक्ट करून तुम्हाला जे रिमेनिंग पैसे आहेत ते डिडक्ट, किंवा तुमचा टॅक्स तुम्ही 50,000 जमा केले पण तुमच्यावर येत आहे 1 लाख रुपये, तुम्ही कॅल्क्युलेशन गव्हर्नमेंटला देत आहे तर गव्हर्नमेंट तुमच्याकडून 50,000 रुपये वेगळं अजून कलेक्ट करून घेणार, असा प्रकार। Thank you so much, sir. Really, this information will be helpful to us to gain a practical understanding of nation's economic planning. Finally, I would request Ms. Samruddhi Bhangi to present the vote of thanks.
Good afternoon, everyone. As we draw to a close, I am filled with gratitude for everyone who made this event a success. Firstly, I extend our sincerest appreciation to our chief guest and orator of the day for your inspiring words and for taking the time to be here. Your presence has truly added value to this event. Here today, we truly understood the real meaning of budget. I would like to mention some key features of your session pillars of growth and development, like sustaining economic growth, strengthening the foundation of growth, people-centric development, trust-based governance, fiscal matters. Thank you so much, sir, for your valuable guidance, and I hope you will also guide us in future regarding economic growth, reform, and structure. Once again, thank you, sir. We are very thankful to our school headmaster who organized this session, which is very useful for our knowledge. Thank you. ठीक है सर